जोहार, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में। हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति तक न्याय पहुँचे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार ने कई फोरम बना रखे हैं, जिस फोरम से आपको बगैर खर्चे के भी या सस्ता सुलभ न्याय जब चाहें तो मिल सकता है। ये विधिक सेवा प्राधिकार क्या है, कैसे काम करता है और आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजीत नारायण प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। एक तो दर्शकों को ये बताया जाए कि ये विधिक सेवा प्राधिकार क्या है और क्यों गठन किया गया इसका। विधिक सेवा प्राधिकार लीगल सर्विसेज एक्ट आया तो इसमें एक बात आई कि कैसे लोगों को लीगल एड दिया जाए, कानूनी सहायता कैसे दिया जाए। उसको वाइडली उसके ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए नेशनल लेवल में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाया गया। उनका मेन मंशा था कि हम कैसे न्याय प्रक्रिया को, जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, जिनको न्याय के लिए अवेकनिंग उतना नहीं है, कैसे उनको हम न्याय प्रक्रिया से अवगत कराएं। मोन मीटो था एक्सेस टू जस्टिस एंड जस्टिस टू डू। तो लोगों के घर में जाके हमको न्याय देना, उसके लिए हम लोगों ने, नालसा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें जो मोबाइल लीगल एड है उसको देना है। दूर दराज एरिया में जहाँ पर लीगल एड का फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से नालसा का ये स्कीम आया कि लीगल एड क्लिनिक चलाना है, मोबाइल लीगल एड चलाना है, घर घर में जाके देना है, उनको राइट से अवगत कराना है। कि राइट्स का मतलब हो गया कि जितने भी नागरिक हैं यहाँ पे जो दूर दराज में हैं, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, बहुत लोगों को उनके कानून के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे उनका क्या राइट है। उनका जो पीडीएस सिस्टम सरकार बनाई है, बहुत सारे सरकारी स्कीम बनाते हैं, तो उसको कैसे उनके तक उनके लाभ को पहुँचाया जा सके, उसमें हम लोग कानूनी सहायता देते हैं कि आपका ये राइट है, आपका पीडीएस के तहत में आपको इतना चीज़ मिलना है। आपको जितने प्रोग्राम चलाते हैं, नरेगा हो, मनरेगा हो, अभी जो मनरेगा बोला जाता है, उसके थ्रू में आपको करना है, क्या आपका रिम्यूनरेशन है। मतलब एक लाइन में अगर बोलें तो उनको जो कानूनी उनका जो अधिकार है, उससे ये जो विधिक सेवा है उससे उसको अवगत कराना ही मेन मोटो है। कैसे इसके लिए क्या फोरम्स है, कैसे रिच होगा, कैसे पब्लिक पहुंचेगी। आपने कहा कि न्याय को उसके द्वार तक पहुंचना है, तो न्याय उसके द्वार तक कैसे पहुंचेगा और वो न्याय के लिए आपके पास कैसे पहुंचेगा, दोनों वाइस वर्सा है। हाँ, न्याय उनके द्वार पे कहने का ये तात्पर्य हुआ कि हमारा जो नालसा है, नालसा हर एक स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ, जो हम लोग जिसको अभी हम झालसा कह रहे हैं, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उनमें एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, पूरा एक व्यवस्था है जिसमें हम लोग स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल को मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जिसमें एक सेक्रेटरी होते हैं, और जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो चेयरमैन होते हैं। और हमको लोगों को द्वार तक जो न्याय पहुंचाने की बात है, उसके लिए हम लोगों ने पारा लीगल वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया है अंडर द स्कीम ऑफ नालसा। और ये पारा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं जिसको हम लोग रिम्यूनरेशन देते हैं। और वो जिस दूर दराज एरिया के जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, जिनको कानूनी सहायता देने के लिए उनको लगता है कि हमको ये देना है, उनसे एक जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस तरह के स्पिरिट के आदमी को हम लोग चुनाव करते हैं। और उस एरिया में वो लोग विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद में जो भी उनकी परेशानियां होती हैं उनको वो नोट डाउन करके जो सेक्रेटरी डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनको बताते हैं। उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वो अपना जो मैनूवर करना है वो करते हैं। और उनको या तो हमारे सेक्रेटरी साहब जाते हैं उनके घर में थ्रू पीएलवीज, या फिर अगर पीएलवीज उनको लेके चला आया सेक्रेटरी डालसा के ऑफिस में, तो वहाँ से उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया, जो कानूनी सहायता उनको देना हम लोग देते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है कि न्यायालय में आएंगे
वह हमारे सेक्रेटरी डालसा के कार्यालय में आएंगे। अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो हमारे सेक्रेटरी भी उनके घर में जाके उनको सहायता देते हैं। चूँकि हमारे सेक्रेटरी भी जाते हैं वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने ये कहा, और ये मिशन है एक्सेस जस्टिस टू डोर। ऐसा नहीं कि जस्टिस टू डोर मतलब उनके घर में जाकर न्यायालय खोल देंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो पढ़ा लिखा समाज है, एक इलिटरेट समाज है। दोनों समाज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट को नहीं जानता है। तो लीगल राइट जो आप बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों में भी हम मदद करते हैं, उसके लिए लोगों तक पहुँचे, अवेयर हों, लोग जाने, तभी ना आपके पास आएगा। हाँ, तो वो उसके लिए डीएलएस से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या जो सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है या पीएलवी, इनकी भूमिका क्या होती है? इनकी भूमिका है कि जैसे हम लोग जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कल वात्सल्य लॉन्च किया। वात्सल्य जो जितने भी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं जो सेक्सुअली हरास्ट हो गए हैं या उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोगों ने स्कीम बनाया। अब स्कीम को हमको लॉन्च करना है तो उससे हम लोग उसको अवेकन करेंगे। हम अपने पीएलवीज के थ्रू सेक्रेटरी डालसा ये वात्सल्य स्कीम को और जो इस तरह की स्कीम है वहाँ जाके उसको हम लोग प्रचार करेंगे, पंपलेट देते हैं, लोगों के घर में बांटवाते हैं कि आपका ये राइट है। और उस पंपलेट से अपने कानूनी अधिकार को, चाहे वो दूर दराज के हों या फिर शहर के हैं, तो उनसे उनको पता चलता है और वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक होने के बाद में उसके प्रक्रिया में आने का कोशिश करते हैं। हम लोग भी करते हैं कि आप ज़रूर आइए प्रक्रिया में, जिससे आपका जो भी न्यायिक अधिकार है उसको हम लोग दिला सकें। और कौन कौन से फोरम बने जुडिशियरी के अलावा, जो सामान्य जुडिशियरी है उसके अलावा, इस फोरम में लोग जा कर के अपनी बात बगैर खर्चे के सुलझा सकते हैं, सुलझवा सकते हैं? और कोर्ट इसमें क्या मदद करती है? जैसे कि आपका मीडिएशन है, जैसे आपका तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक एडीआर बोलते हैं, दो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो भी हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1989 का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग अब पीरियडिकली लोक अदालत कराते हैं। नालसा का स्कीम है, 1 महीना 2 महीना, दूसरे महीना में लोक अदालत होता है, जिला लेवल पे होता है, हाईकोर्ट लेवल पे होता है। पर्पस है कि जितने भी क्लेम हैं, जो भी लिटिगेशन पेंडिंग है, 2 पार्ट में होता है। एक लिटिगेशन होता है जो पेंडिंग लिटिगेशन है, प्री लिटिगेशन करते हैं। तो पेंडिंग लिटिगेशन जो हमारे कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसमें हम लोग सर्च आउट करते हैं और उससे जो कोर्ट है उसको रेफ़र करता है सेक्शन 22 ऑफ एक्ट 1989। फिर वो लोक अदालत के बेंच में जाता है और वहाँ हम लोग दोनों पार्टी से उसको मीडिएट कराने का कोशिश करते हैं। और उसमें जितना भी समय लगे हम लोग कोशिश करते हैं कि समझौता आ जाए और वो लिटिगेशन उस स्टेज में ख़त्म हो जाए। उसका 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा है कि जो लिटिगेशन लंबा चलेगा और उससे किसी को लाभ नहीं होना है, तो ख़त्म हो जाने से एक जो लिटिगेंट है उसको फ़ायदा होगा। दूसरा बात ये, अगर लोक अदालत में कोई भी मामला अगर ये सॉल्व हो जाता है, सुलझ जाता है, तो वो फिर फाइनलिटी अटेन कर लेता है, क्योंकि उसका कोई अपील नहीं है। अगर कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर लें। मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो बातचीत हो रही थी दूसरे जजेस से, उसमें 10 स्कीम है शायद जो आप लोगों ने अडॉप्ट किया है कि 10 स्कीम में अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो सीधे झालसा से या नालसा से बात कर सकता है। उस स्कीम में उसका लाभ लेने के लिए लाभ मिल रहा है तो पूरा नहीं मिल रहा है, तो कैसे आपके पास कंप्लेन कर सकता है और दूसरे कैसे हैंडल करते हैं आप उसको? जैसे अभी हम लोग जो हमारे पहले थे माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब जस्टिस अपरेश सिंह, अभी त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, तो हम उस समय जब कोविड-19 चला तो काफ़ी हम पूरा वर्ल्ड काफ़ी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा था और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स गुजर गए, बच्चे छोड़ के, बच्चे रह गए अकेले, अनाथ हो गए। तो उस समय लीगल सर्विसेज में हम थे, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। तो बहुत सारे स्कीम बनाए गए, उस बच्चे को कैसे टैकल किया जाए। उस बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अचानक मदर फादर के गुजरने से उनके पढ़ाई का क्या होगा, तो उसमें हम लोगों ने इम्प्रेस अपॉन करके नालसा के थ्रू स्टेट का स्कीम बना सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पे, कि उसको आप देखिए, उसका नंबर लीजिए, उसका डाटा कलेक्ट करिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी मदर फादर के गुजरने से उनका जो भी पढ़ाई है, जो खाना है, उसको फिर ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रयास लिया और उसको पेंशन का स्कीम लाया। स्कूल से कोई इम्प्रेस अपॉन किया गया कि उससे बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा जिससे पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं हो। उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मदर फादर के गुजरने के बाद सेक्रेटरी सालसा के थ्रू हम लोगों ने एंडेवर लिया
आपने जो बोला कि कैसे उसको टैकल करते, अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं। अगर कोई स्कीम किसी बच्चे को उसमें दे दिया गया या फिर हम लोग कोई स्कीम देते हैं तो हम लोग उसको पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं, और जब हम लोग को लगता है कि नहीं अब ये सामान्य हो गया तो फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड में रख के फिर ये वेट करते हैं 2, 3, 4 महीना। अगर कोई कंप्लेन आता है या फिर वो लेडी या फिर जो भी विक्टिम है वो फिर अगर कंप्लेन करते हैं तो हम लोग उस पर फिर एक्ट अपॉन करते हैं, और जो भी प्रक्रिया के तहत उसको लाके फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। 2 पार्ट मर्ज करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन मर्ज करता है, एक जुडिशरी, दोनों पार्ट मिल करके चलता है। आप भेज रहे हैं और वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो जो लाभुक को मिलना चाहिए था या विक्टिम को जो मिलना चाहिए, तो विक्टिम का है या बेनिफिशियरी का है, तो वो कहाँ किसको अप्रोच करे? वहाँ अप्रोच करे, आपको अप्रोच करे, नहीं उसमें या सेक्रेटरी को अप्रोच करे जो नहीं, डिस्ट्रिक्ट उसमें चूंकि हम लोग उस प्रक्रिया में बैठे हैं और हम लोग लीगल एड दे रहे हैं और हम लोग अवेकन कर रहे हैं, तो हम तो एज ए झालसा मना नहीं कर सकते कि आप प्रशासनिक अधिकारी को कंप्लेन मत करिए। आप कंप्लेन कीजिए उनको, क्योंकि उनको मेन करना है। वहाँ हैंडल हो जाता है, ठीक है, नहीं तो हमारा ठीक है, नहीं तो फिर आप अगर वहाँ भी कंप्लेन करिए, और हम लोग का एंडेवर होता है कि कॉपी आप मेंबर सेक्रेटरी झालसा को भी दे दीजिए, इससे आपके कंप्लेन को हम लोग भी परसू कर सकें, और जो काम 15 दिन में होना हम लोग कोशिश करें कि तुरंत काम हो जाए, 15 दिन का टाइम नहीं लगे और उनको अधिक भाग दौड़ करना नहीं पड़े। जो व्यवस्था सरकारी है सब लोग जानते हैं, ये काम जाने के लिए 4 बार 5 बार जो प्रक्रिया है सब कुछ छुपा नहीं है, तो हम लोग उसको उनके परेशानी को कम करने का कोशिश करते हैं और उनको बोलते हैं आप घर में रहिए, हम अपने पीएलवीज के थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू उनके काम को उनके घर में रहते हुए कराने का कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग सफल भी होते हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना आपकी थी पोस्टमैन के द्वारा कंप्लेंट्स लेना, तो वो क्या कैसा चल रहा है अभी, क्या है उसका पोस्टमैन के impact? साथ जैसे अभी अब जो भारत सरकार जो स्कीम लगाई कि अगर किसी का हम वहीं बाहर गए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है तो आप पोस्टमैन से कांटेक्ट करके ये पैसा ले सकते हैं और आपके अकाउंट से फिर वो डेबिट हो जाएगा। उसी स्कीम के तहत ये पोस्टमैन का है कि पोस्टमैन चूँकि हम लोग का एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है, सबको जानता है, वो सबको जानता है, तो अगर वो कहीं जा रहा है और उसको कोई कंप्लेन देता है कि देखो भाई साहब हमको ये तकलीफ है, तो उसके थ्रू भी हम लोगों ने कंप्लेन को रिसीव किया और उस पर हम लोग अपना एक्ट अपॉन किए, जिससे उनको यहाँ आके या लिखना नहीं पड़े। कोई लिखने नहीं जानते हैं तो पोस्टमैन साहब पहले आता था, चिट्ठी पढ़ देते थे, चिट्ठी भी लिख देते थे, वही दिमाग में कंसेप्ट करके हम लोगों ने किया नालसा की स्कीम के तहत कि पोस्टमैन के थ्रू भी वो अपना कंप्लेन को ओरली बोलेंगे और नोट डाउन करके यहाँ दे देंगे, तो हम लोग उस पर एक्ट अपॉन करेंगे। हम लोग लगभग 10 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो जो अवेयरनेस का प्रोग्राम आप दूसरे माध्यम से करते हैं, कैंप्स के माध्यम से हम भी कर रहे हैं, तो उससे अदालतों में मुकदमों का प्री मीडिएशन की संख्या में कुछ इजाफा हुआ, वहाँ संख्या घटी क्या, अदालतों में संख्या घटी? जैसे कि आपका लोक अदालत है, अस्थायी लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस तरह की सिस्टम है, तो उससे घटता है क्या, और घटता है तो परसेंटेज क्या है लगभग? घटता है, जैसे हम लोग दो अभी बताए कि 2 फोल्ड में हम लोग करते हैं। एक होता है जो पेंडिंग लिटिगेशन है, प्री लिटिगेशन। तो पेंडिंग लिटिगेशन में हम लोग उस केस को पहले मीडिएशन करते हैं और उसमें जो डिस्कशन करके जो दोनों पार्टी हैं एक ऑप्टिमम पॉइंट में आते हैं कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुलझ करके ख़त्म कराओ। तो उसमें जो हमारा जो डॉकेट जो भी ओवरलोडेड है, इसलिए हम उसको बोले कि दी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ADR जो बोलते हैं। तो उसमें जो पेंडिंग केसेज है वो हम लोग लेते हैं उसमें, और अभी जो पिछला फिगर था हम लोगों ने करीब 57 हमने पेंडिंग केसेस जो है 75,000 पेंडिंग केसेस किया था और प्री लिटिगेशन का फिगर उससे हाई था। प्री लिटिगेशन का फिगर 8 लाख के आसपास 8 लाख था। तो प्री लिटिगेशन हो गया कि अब कोई मान लीजिए कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, अभी 144 करेगा, 145 करेगा, तो हम लोग वहाँ जाकर समझाते हैं कि भाई झगड़ा करने से क्या मिलेगा, एक एग्जाम्पल के लिए। तो कोर्ट जाने के पहले उसको सुलझा दिए तो कोर्ट में गया नहीं, तो हमारा जो पेंडेंसी बढ़ता नहीं और उसको भी जो लड़ रहे हैं उसको शांति हो गया कि कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ा। एक प्री लिटिगेशन पार्ट हो गया, लिटिगेशन पार्ट हो गया। तो प्री लिटिगेशन पार्ट को हम लोग पेंडिंग डॉकेट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि जो केस कोर्ट में जाना उसके पहले हम लोग सेटल करा दिए। अब पेंडिंग लिटिगेशन हो गया कि जो केस पेंडिंग है उसको हम लोग कराते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत लंबा 2 महीना के इंटरवल में होता है, दूसरा महीना होता है। तो उसमें हम लोग अब जैसे 9 मार्च को भी लोक अदालत होना है, कल हम अपने एड्रेस में, इनॉग्रल एड्रेस में भी बताए कि पिछले साल का फिगर हमको बढ़ाना है। बढ़ाना इस सेंस में कि हमको लोगों को समझाना है कि भाई मुकदमा से कुछ नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली लोग मुकदमा करते हैं तो उसको जो सुलझने वाला केस सुलझा के ख़त्म करो। तो उसमें जितना भी पेंडिंग केस था, जो पिछला बार 57,000 हुआ,
तो हम लोग का 75,000। 75,000 जो हुआ, तो इस बार हम लोग का मिशन है कि उसको बढ़ाएंगे। तो आपने जो बोला कि उससे पेंडिंग लिटिगेशन घटता है कि नहीं घटता है, तो एक दिन में 75,000 घट जाना तो काफ़ी रिमार्केबल है। नहीं तो 75,000 अगर हम जाएंगे कोर्ट प्रक्रिया में तो 75,000 फिगर आने में लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ कंटेस्ट होता है, डिसाइड होता है। तो कंटेस्ट में बहुत सारे बात आते हैं, दोनों पार्टी की तरफ से कोर्ट डिसाइड करता है। यहाँ चूंकि समझौता में कोई डिसीजन नहीं होता, दोनों के बीच में सुलह हो गया, कहानी खत्म हो गई, तो फिर उसके हिसाब से फिर पेंडिंग लिटिगेशन तो घटता है। दो चीज़ें और हैं मुझे लगता है कि एक तो पीएलवीज का है, पीएलवीज आपके जो हैं उनको कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं, ताकि पीएलवी से जो है फीडबैक जो आपको मिल रहा है वो फीडबैक कितना मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है। पीएलवीज को जो हम लोग करते हैं वो डायरेक्ट सेक्रेटरी के अंदर में होते हैं, और सेक्रेटरी साहब जितने भी डालसा के हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, वो पीएलवी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। अगर एक बार कोई पीएलवी कुछ कंप्लेन लेके आया तो फिर सेक्रेटरी का यही ड्यूटी है कि उसको फॉलो करता है। पीएलवी से पूछता है कि उसमें क्या हुआ, क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा है, उसको लेके आओ, वहाँ जाना है, तो वो उससे कांटेक्ट में बराबर रहता है, दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट है। और उसके बाद में हमारे जो चेयरमैन है वो भी सेक्रेटरी से पीरियडिकली मीटिंग करके रिव्यू लेते हैं। फिर हम लोग मेंबर से जो झालसा है थ्रू मेंबर सेक्रेटरी उसको हम लोग पूरा फॉलोअप करते हैं जिला वाइज, जिससे कि जो भी जिनको हमको देना है, कोई इंडिविजुअल कंप्लेन आया तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। अगर हमारे पास आ गया कि नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको पीरियडिकली पूरा जितना कंप्लेन होता है या जितना ग्रीवांस पिटीशन आता है उसको हम लोग भी अपने पास कॉल अपॉन करते हैं सेक्रेटरी से, तो हम लोग का सिस्टम है। फिर हम लोग यहाँ से फॉलोअप करते हैं क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं है। अभी फिलहाल कोई नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी तो हम लोग कल 2 किया, एक वात्सल्य किया, एक तो रोड एक्सीडेंट के जो क्लेम जो जिनका विक्टिम हो गया उनको उनके परिवार के हित को देखते हुए। तो रोड एक्सीडेंट में एक है कि वो मारा और चल दिया, हिट एंड रन जिसको बोलते हैं, वो चल दिया, तो अक्सर ट्रेस नहीं होता है, उसमें क्या है? ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे। हाँ, उसमें हम लोग जो स्कीम लगाए हैं तो उसमें अब ठीक बात है कि मारता चला जाता है, तो पहले तो अब वहाँ दूर से आदमी आ रहे हैं और यहाँ रांची पहुँचने के पहले उनका और मांझी में एक्सीडेंट हो गया, कोई उनका देखने वाला नहीं हो, पड़े हुए हैं, वो 2 दिन पड़े रहेंगे, 2-3 दिन पड़े रहेंगे, तो वहाँ हमारा लीगल एड वहाँ स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का इसमें हम लोग लॉन्च किया है, और उसमें जो हमारे लीगल एड क्लिनिक हैं थ्रू दी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पीएलवीज के थ्रू या सेक्रेटरी खुद अपने विजिट करके उसमें जाके वहाँ पुलिस को कॉल अपन करेंगे, एफआईआर करेंगे। और पहले तो चूँकि नहीं पता चला तो भाग ही गया, लेकिन अगर उसमें कोशिश करेंगे सीसीटीवी के एरिया में है तो उसको ट्रेस आउट करें और सही समय पर उस पर एफआईआर हो जाए। और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंपनसेशन का प्रावधान है उसमें हम लोग जो एमएससीटी कोर्ट है वहाँ पे जाके उनका एप्लीकेशन दाखिल कराएं, जिससे उनको उचित मुआवजा मिले, वो कम से कम समय में हो जाए। हाँ, और पुलिस थाना थोड़ा एक्टिव हो ताकि आपके बस पास इसी के लिए थोड़ा उनको करना, क्योंकि अब कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी का डेथ हो गया, अब तो किसी को पता ही नहीं। अभी हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे जान पहचान के थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन पड़े रहे, वो रिम्स में जाके लावारिस सबको उनको डेड बॉडी जला दी। वहाँ हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा कि अगर एक्सीडेंट हो गया कोई भी फ़ोन कर देगा नोन नंबर से, तो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होकर वहाँ जाएगा और वहाँ पर पुलिस को खबर करेगा और डेड बॉडी को पुलिस के थ्रू उचित जो भी है पोस्ट डेथ उनके परिवार को खबर करेगा, उसके परिवार आएंगे, जिससे कि ये डेथ के बाद में लावारिस होकर डेड बॉडी जाके मॉर्च्योरी में नहीं पड़ा रहे। एक तो वो प्रक्रिया होगा जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, दूसरा प्रक्रिया उनको लीगल एड के थ्रू कैसे हेल्प कराना है उसको हम लोग फिर करेंगे इस स्कीम के तहत। 2 चीज़ें हम क्लब कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को 2 में क्लब कर रहे हैं। जैसे मेंबर सेक्रेटरी अभी कई जगह गई जिसमें कि बहुत ठंड पड़ रही थी, तो इन्होंने कंबल बांटा, इन्होंने इतना सेंसिटाइज समझा मामले को कि वहाँ जाना चाहिए, जाके करना चाहिए। दूसरे ये कि कभी कभार होता है कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज भी जो मेंबर सेक्रेटरी हैं कि वो नक्सली घटना घटी या इस तरह घटना घटी, तुरंत रिलीफ कैसे पहुँचे, या अखबार से संज्ञान लेना, हाईकोर्ट भी संज्ञान लेता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी संज्ञान लेती है, ये थोड़ा सा और तेज़ हो। इसका कारण ये है जो मैं क्लब कर रहा हूँ कि जब एक्सीडेंट होता है आमतौर पर लोग अपना देह बचा के, आँख बचा के चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हुए खुश हुए तो एक फिल्म बनाई, वीडियो बनाया, वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, अपना निकल लिए। उसके पीछे ये है कि हम मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं, तो उस मुसीबत से उसको छुटकारा मिले, जो रिलीफ देने जा रहा है, जो लेके जा सकता था, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या नाम, गोल्डन
गोल्डन पीरियड में वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसको कुछ नहीं करना पड़े, उसको मैंने पुलिस थाना का वो नहीं झेलना पड़े, तो इसके लिए कुछ बदलाव हुआ क्या, कुछ चेंजेस आए हैं क्या, कि वो व्यक्ति जो है व्यक्ति को जाकर के वहाँ पर पुलिस थाना क्या अभी तो हम लोग कल लॉन्च किए हैं इसको। अच्छा। अब इसको हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इसको कैसे हम इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराते हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जिससे कि मीडिया में देख कर को आपको अप्रोच करता हो कि न्याय चाहिए हमको। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यहाँ सिल्ली एक ब्लॉक है, आपको मालूम है, रांची में। एक दिन सुबह उठे तो हम पेपर पढ़े प्रभात खबर, तो मालूम चला कि जो वहाँ पे एक सोसाइटी है जो बोलते हैं हम रिमोट एरिया, गरीब है, तो वो दूसरे सोसाइटी के कुआं से पानी लाने गया। भाई पानी नहीं देगा, आज हम लोग थोड़ी रह रहे हैं फ्यूडलिज्म का ज़माना में कि कोई कुआं में पानी नहीं जाएगा तो उसको फेंक देगा। तो फूलन देवी वाला कांड हो गया भाई, कि पानी तो मेरा कैसे छू दिया। तो फिर वो डालसा के थ्रू और जो सेक्रेटरी हैं ड्रिंकिंग वाटर, उनसे बात किया, बात करके हमको बताए और उसको पीरियडिकली फॉलो किए कि क्या हो रहा है। हमको एक सप्ताह के बाद ने बताए कि वहाँ वो सब सॉर्ट आउट हो गया, उस एरिया में एक ठो कुआं हो गया, वहाँ पे एक चापाकल भी लग गया। अब दोनों का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, उधर तुम पानी लो, इधर ही तुम पानी लो। तो कहने का कि हम लोग जितने लोग भी इससे जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, जो इस भावना से हम लोग प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं हम लोगों को मदद कराना है, तो हम लोग किसी भी तरह से अगर हम लोगों को खबर आती है, हम लोग खुद भी देखते हैं, तो हम लोग अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं कि हमको मदद पहुंचाना है। एक एग्जाम्पल है जो झालसा का। आम तौर पर जो भारतीय समाज है, हमको लगता है दुनिया का जितना मैं जानता हूँ, वहाँ पर सीनियर सिटीजन जो है बहुत ही फजीहत में पड़ जाता है, जिसको पाला पोसा वही छोड़ करके चल देता है। इनके संरक्षण के लिए, इनके गरिमा के साथ जीने के लिए कोई कानून है क्या, और वो कैसे आपको मदद कर सकता है? कानून है, सीनियर सिटीजन एक्ट यहाँ बना हुआ है जी, लेकिन उसके को सही ढंग से उसको प्रभावी बनाने के लिए हमने आज इस चीज़ को शुरू किया है कि कैसे उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बात पूरे सोसाइटी में आम है। जो भी परिवार है, हम ये नहीं बोलते हैं कि सारे के सारे परिवार पे, लेकिन अभी आम हो गया है कि जो बच्चे हैं जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप से उनको तकलीफ़ होता है, तो या तो अपने पास रखते हैं तो बहुत तिरस्कृत रूप से रखते हैं, नहीं तो उसको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने आज ये सेक्रेटरी और डालसा चेयरमैन को और मेंबर सेक्रेटरी साहब को भी हमने बताया, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी किया हमने कि आप उन लोगों के लिए भी जो भी हैं एक थोड़ा मास कैंपेन करें थ्रू मीडिया, थ्रू प्रिंट, कि उनको लगे कि अगर कुछ भी उन पर तकलीफ़ हो रहा है तो गुमनाम लेटर भी लिख देंगे तो मेरा सिस्टम वहाँ उनके यहाँ पहुँच जाएगा और उनको हम लोग देखेंगे कि उनको क्या कानूनी सहायता देना है, क्या उनको आर्थिक मदद देनी है, जिससे कि वो अपने बुढ़ापा में अपने अधिकार के साथ में, इज्जत के साथ में, बिना बच्चे से तिरस्कृत हुए या बंदिश में रहते हुए अपने लाइफ को आगे जी पाएँ। हमने एक और बात बोला, जितने वृद्धाश्रम हैं वहाँ भी एक बार हम मेंबर सेक्रेटरी साहब को बोले हैं कि जितने वृद्धाश्रम है वहाँ भी जाके एक विजिट करना है, देखना है कि हम लोग उनको लीगल एड के थ्रू क्या हेल्प करा सकते हैं। तो क्योंकि जितने भी वृद्धाश्रम सब NGO चलाते हैं, तो उसमें उसको कैसे करना है मन में आया कि वो भी बहुत बर्निंग इशू है। और आज हम, क्योंकि हर एक लोग को उस स्टेज में जाना है, हम भी जाएंगे, जाना ही है। वो तो अगर जन्म लिए हैं तो, और बुढ़ापा होना भी एक आदमी का बहुत भाग्य है, नहीं तो उसके पहले लोग चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो सबको उस एज में जाना है, तो उसको देख के हम लोगों ने आज ये चर्चा शुरू किया है। और उसको हम लोग, चूँकि एक्ट है, एक्ट को कैसे हम लोग करते हैं, उसको चैलेंज है। वो तो घर घर का चीज़ है, घर के अंदर का चीज़ है। और दूसरा बात है कि माँ बाप बहुत प्रेशर में होते हैं कि अगर बोल देंगे तो और हमको फिर अधिक टॉर्चर करेगा, तो कैसे उसको हैंडल करना है, उस पर हम लोग थोड़ा अभी करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग उसमें सक्सीड करेंगे, क्योंकि उनको एक सहारा मिलेगा और वो खुल के बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जी जी। हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब ने एक अनुभव अभी साझा की कि ये जब पाकुड़ की PDJ थी तो रास्ते से जा रही थी, तो उसमें इनको दिखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अपने जो आगे का जर्नी था उसको रोक के वो सब एंडेवर ली, उनको पुलिस को खबर की, जो विक्टिम था उसको कानूनी प्रक्रिया का तहत उनको जो भी था उनको की, जो मेडिकल इश्यूज थे उनको की। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग का मैकेनिज्म, अगर कोई मेंबर भी मेरा जा रहा है, कोई PLV भी मेरा जा रहा है, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया,
तो वहाँ खड़ा होकर उसको जो भी उनको देना है कानूनी सलाह या कानूनी मदद या आर्थिक मदद या स्वास्थ्य के रूप में जो मदद देना है वो करेंगे अपने। तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई इंस्ट्रक्शन इशू करना है, हम लोग के माइंडसेट में है। जितने हम लोग इससे जुड़े हैं, जो आम पब्लिक करता है उसको आम पब्लिक बोल के हम लोग उसको एक एग्जाम्पल ये है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं इसकी स्कीम के तहत कि तुरंत में हम लोग जगह पे पहुँचे। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर कैसे उसको हम लोग प्रक्रिया सुधारेंगे, क्योंकि कल हम लोग लॉन्च किए हैं और उसको हम लोग कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग को चैलेंज है। क्योंकि अब रांची से जा रहे चुट्टूपाले घाटी में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, या फिर कोई रात में एक्सीडेंट हो गया, अब 12 बजे रात का एक्सीडेंट हुआ, सुबह 7 बजे तक पता नहीं चला, तो उस तक वो कैसे मीट आउट करेंगे। क्योंकि कल ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से फिर हम लोग उसको कैसे चैनलाइज करेंगे, उसको देखना है। एक अंतिम सवाल, मीडिएशन एक्ट में जो बदलाव आया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ तेज़ी आएगी क्या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में? और मीडिएशन एक्ट से तो बहुत फ़र्क पड़ा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और लोग जैसे 75,000 का भी फिगर आया कि 75,000 डिस्पोजल हो गया, पहले ही फिगर कम हुआ करता था, अभी 75,000 लोगों में मन में आ रहा है कि नहीं मीडिएशन के थ्रू मामला ख़त्म करो। मीडिएशन को मैंडेटरी भी कर दिया गया है स्टैट्यूटरी एक्ट से कि मीडिएशन मैंडेटरी। अगर सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तो नोटिस होने के बाद में पहले मीडिएटर के पास भेजते हैं। और उसमें हम लोग मीडिएटर का कंसेप्ट है कि ट्रेन मीडिएटर हो जो समझा सके कि भाई लिटिगेशन लंबा लगेगा, इसलिए इसको आप अभी कभी ख़त्म करो इस स्टेज में। तो मीडिएशन से के स्टेज में बहुत सारा केस ख़त्म हो जा रहा है कंटेस्ट के पहले। तो मीडिएशन, क्योंकि आदमी लोग जो भी हैं, चूँकि ह्यूमन बींग हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो उनको समझाना, अगर कोई आदमी समझा दिया, उनके दिमाग में प्रिवेल कर गया कि नहीं हमको नहीं लड़ना, हमको उस एनर्जी को दूसरे जगह लगाना जिससे हमारा परिवार डेवलप हो, तो वो तो फ़ायदा है ही है, हो ही रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार आपके द्वार तक पहुंच करके आपको समझाने से लेकर के आपको न्याय दिलाने तक का काम कर रहा है। और मैं पिछले कई एपिसोड्स में बता चुका हूं कि अगर आप महिला हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं, विकलांग हैं, ऐसी स्थिति में आपके मुकदमे लड़ने का टोटल खर्च, एडवोकेट देने का सारा कुछ व्यवस्था वहाँ है। अब वो जस्टिस साहब ने जो बताया, उस बताने से चीज़ें हल नहीं हो जाती हैं, हल तब होती हैं जब खुद आप आगे बढ़ें। और इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं, अगली बार मिलेंगे फिर आपसे बात करेंगे कि आप जो सुना वो दूसरे को बताइए और इस काम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।